नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास को लेके। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स है, कुछ नई भी है। और मेरा मानना है कि भविष्य में भी मिडिल क्लास की यही हालत रहने वाली है, क्योंकि अगर इनमें बदलाव आना होता तो बहुत पहले ही आ गया होता। और अब जब नहीं आया है तो मेरा मानना है कि आगे भी नहीं आएगा। यही हालत भविष्य में भी रहेगी। अगर तुम अभी भी कहीं जाओ मुंबई मेट्रो वगैरह में, सुबह 5-6 बजे से लोगों के एकदम टाइट भीड़ हो जाती है। दिल्ली में जाओ, दिल्ली मेट्रो में, वहाँ पे भी यही हालत है। अगर तुम अहमदाबाद में जाओ AMTS सर्विस में, वहाँ पे भी सुबह 7 बजे से लोग एकदम घुसे पड़े हैं बस के अंदर। तो मिडिल क्लास में एकता तभी आती है जब इन्हें बस पकड़नी होती है। कहने से तो ये बस में एक हो जाते हैं बस पकड़ने में, मगर इनके जो मानसिकता होती है तब भी अलग अलग होती है। कोई कहता है कि मैं इस जाति वाला हूँ, कोई कहता है मैं इस विचारधारा वाला हूँ, कोई कहता है मैं इस नेता को सपोर्ट करता हूँ, कोई कहता है मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है। मगर अपने फायदे के लिए कोई बात नहीं करेगा। ये सभी लोग बटे हुए रहते हैं और उसी का परिणाम ये लोग भुगतते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ नेताओं की, तो जब इन्हें अपना फ़ायदा दिखता है तब ये सभी पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। जिसे इन्हें अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है। वैसे तो हर एक नेता लाखों में कमाता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि इन्हें रोज़ काम करना पड़ता है। इनके लिए सत्र है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बाकी सब सत्र। मतलब कि इन्हें हर साल हर दिन काम करने नहीं जाना होता। पार्लियामेंट के कुछ सत्र होते हैं, उसे अटेंड करना होता है। वो भी काम करे तो करे, वरना कोई बात नहीं, बस बैठे रहना है। मगर फिर भी इन्हें अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है। तो हर पार्टी के नेता एक हो जाते हैं। फिर क्या विचारधारा, कौन सी जात, कौन सा धर्म, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी पार्टी वाले एक हो जाते हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या हाथी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या घोड़ा, हर पार्टी के नेता एक हो जाते हैं अपने फायदे के लिए। कभी तनख्वाह बढ़ानी हो, कभी कोई बिल पास करना हो, कोई सुविधा वगैरह चाहिए हो, सारे पार्टी के लोग अपने मतभेद भुला के एक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए। मगर अगर यही बात मिडिल क्लास को कही जाए तो बहुत ही भांति भांति के जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। इनमें से कुछ तो पॉलिटिकल पार्टी से इतने मोटिवेटेड है कि वो आपको कहेंगे कि भाई भारत में जनसंख्या बहुत है, इसलिए ये परेशानी है, इसलिए आपको बस में सीट नहीं मिलती, सरकारी नौकरी की सीट नहीं मिलती, सरकारी आवास नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मतलब कि आपकी सारी समस्याओं का अगर कोई कारण है तो वो ये कि आपने बच्चे कर दिए। तो ये जो कुछ लोग हैं, ये आपको पट्टी पढ़ाने लगेगी कि भाई आपने बच्चे इतने कर लिए कि समस्या एक बढ़ गई है इस देश में, जबकि हकीकत नहीं है। दुनिया के चारों तरफ लोग बच्चे करते हैं, मगर कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा कि भाई क्यों किए, इनके चलते प्रॉब्लम हो गई। मैं बात करूँ चाइना की, वहाँ पे सी जिनपिंग का कहना है कि बच्चे करो। ऊपर रसिया में पुतिन कह रहा है कि भाई बच्चे करो, ज़रूरत है। अमेरिका में एक एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं, एक एक परिवार में। वहाँ की सरकार तो नहीं कहती कि देश पे बोझ बन गए तुम्हारे बच्चे, मगर भारत में आपको ये पट्टी पिलाई जाती है कि बच्चे कम करो तो फ़ायदे में रहोगे। क्यों भाई, कैसे फ़ायदे में रहोगे? तो ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई बच्चे करने से लेकर और सुविधाओं के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। हर कोई टैक्स देता है, हर कोई सरकार को पैसे देता है। फिर चाहे तुम इनकम टैक्स दो, या फिर पेट्रोल पे टैक्स दो, या फिर तुम बिस्कुट खरीद के उसके ऊपर टैक्स दो, सरकार को टैक्स हर कोई देता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टैक्स नहीं देता होगा। अगर तुम दूध की थैली भी खरीदते हो, अगर तुम आटा भी लेते हो, उसके ऊपर GST है। तो ये कहना कि ज़्यादा बच्चा करने से देश पे बोझ बढ़ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्चा बड़ा होकर भी सरकार को ही टैक्स देता है। तो ये बकचोदी पिलाना, ये लोगों को समझाना कि बच्चे कम करो तो सुविधा में सुधारा हो जाएगा, ऐसा ये बकवास है। ये केवल अपने नेताओं को बचाने की, अपनी पार्टी की चमचागिरी के विचार है बस। तो ये तो है अपने आप में। मगर जब बात आती है मिडिल क्लास के वोट करने का पैटर्न, तो ये जो मिडिल क्लास है
मैंने कहा कि ये अपने आप में जात पात में, समाज में, विचारधारा में बटा हुआ है मिडिल क्लास। ये कभी एक होकर वोट नहीं देगा। कोई कहेगा कि मैं देश के लिए वोट दे रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं धर्म के लिए वोट दे रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं समाज के लिए वोट दे रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं विकास के लिए वोट दे रहा हूँ। मगर खुद के विकास का क्या, अपने परिवार का क्या? मतलब कि देश और समाज अलग अलग होते हैं क्या? समाज ही तो देश है, सब तो भारत माँ के बच्चे हैं। तो क्या लोगों का भला नहीं होना चाहिए? और देश का भला क्या अलग से भला होता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर लोगों का भला होगा तो अपने आप देश का भला हो जाएगा। ये है बात। अगर लोग अपने आप में कैपेबल हो गए, सशक्त हो गए, तो उससे बड़ी देश की सेवा क्या हो सकती है? मगर ये लोगों को समझ नहीं आता। लोग कहेंगे हम तो देश के लिए वोट देते हैं, हम तो सेना के लिए वोट देते हैं, हम तो विकास के लिए वोट देते हैं। सबसे पहले देश का नागरिक सशक्त होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। अगर वो सशक्त नहीं है तो फिर आपका देश खोखला है। अगर मैं बात करूं जापान की, जापान के बारे में कहते हैं कि इनका ग्रोथ नेगेटिव में है, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन जापान जैसा कोई देश नहीं बचने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि देश ही समाज है। अगर समाज आपका सुरक्षित होगा, सशक्त होगा, तो देश का ही भला है उसमें। मगर लोगों को ये समझ नहीं आएगा। लोग अपने लिए वोट नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि भाई हम तो फलाना नेता के लिए, देश की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए वोट करने वाले हैं। करो, ठीक है। मगर फिर जब कल गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुविधाएं ना हो, तो फिर ये कहना कि भाई हमने तो देश के लिए वोट दिया था। और फिर जब सुविधाएं ना मिले तो फिर ये कह देना कि देश का कुछ नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। जब वोट देने की नौबत आई थी, जब वोट देने का समय था, तब तो किसी ने लोकल मुद्दे को ध्यान में नहीं रखा। तब तो सब लोग फलाना ठिकाना किसी ना किसी मुद्दे पे वोट दिए जा रहे थे। आज भी तुम 10 लोगों से पूछो, उसमें से 5-6 तो कहेंगे कि भाई हम तो दिल्ली वाले को देख के वोट देंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कौन खरा है, कितना काम किया है, उसका रिकॉर्ड क्या है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके गली में रास्ता ख़राब है, लाइट का खंबा नहीं है, गटर लाइन नहीं है, तो वो कौन करेगा? वो दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर थोड़ी करवाएगा, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मगर फिर भी लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखते। ये है प्रॉब्लम। तो ये तो अपने आप में है कि जो मिडिल क्लास है वो भेड़ चाल में वोट देता है। और इस मिडिल क्लास का नाम एक तरीके से त्याग का क्लास भी होना चाहिए, सेक्रीफाइस क्लास। इसे संघर्ष करने की आदत है और इसे लगता है कि इसने सारा ठेका अपने आप पे लेके रखा है। जैसे कि टैक्स देने का ठेका कहो, समाज का ठेका कहो, देश का ठेका कहो, सारे तरीके के ठेके इसने अपने सर पे लेके रखे हैं। जैसे कि इन्हें लगता है कि यही देश की सेवा करने वाला वर्ग है, बाकी कोई है ही नहीं। फिर यही लोग रोते हैं कि भाई सरकार पूंजीपतियों का ज़्यादा सुनती है, हमारा नहीं सुनती। जब सरकार इन्हें काटती है, जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, रोजगार कम कर दिया, तो यही लोग कहते हैं कि भाई सरकार गलत है, सरकार गलत है। जब वोट देने की बात आई थी तब तो ये सब सोचा नहीं था। तो ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। यही हम बात करूँ कुछ समाज के हिस्सों की। जब नेता वोट लेने आता है तो कहता है कि भाई सब देश के लिए वोट दो, सब समाज के लिए वोट दो, हिंदू धर्म के लिए वोट दो, या फिर राष्ट्रवाद के लिए वोट दो, है ना। मगर जब इन्हीं की पार्टियाँ टिकट बंटवारा करती है तो वो जो टिकट बंटवारा होता है वो जातिगत होता है। टिकट बंटवारा जातिगत होता है, फिर मंत्रिमंडल जातिगत होता है, फिर जो पोस्ट पे बिठाए जाते हैं मंत्री लोग, उनकी भी जातियाँ दिखाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सवाल तो यही होता है कि भाई अगर सभी लोग भारतीय है, सभी लोग हिंदू भी है और सभी लोग राष्ट्रवादी है, तो फिर उसमें जातिगत टिकट वितरित करना कौन सा लॉजिक है? ये सवाल होना चाहिए कि जातिगत टिकट बंटवारा क्यों है। फिर अगर सभी लोग हिंदू है तो फिर जातिगत टिकट मांगा ही क्यों जाता है या बांटा ही क्यों जाता है? और इसमें से भी हैरानी की बात तो यही है
कि अगर टिकट ना भी दिया जाए तो कुछ समाज के हिस्से ऐसे हैं जो कि विरोध प्रदर्शन पे निकल आते हैं, कहते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं पार्टी का, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम दूसरी किसी पार्टी को वोट दे देंगे। तो स्वाभाविक बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ जातिगत लोगों को टिकट देना पड़ता है, और जातिगत समाज अपने उम्मीदवार को देख के वोट देता भी है। तो होता क्या है कि उस जाति का प्रभुत्व रहता है उस इलाके में। हालांकि वोट तो सभी समाज ने दिया है, हर एक समाज के लोग ने वोट दिया है, मगर फर्क बस इतना है कि एक समाज ने अपने जाति के व्यक्ति को वोट दिया है, और दूसरा जो समाज है भेड़ चाल चलने वाला मिडिल क्लास समाज, उसने वोट दिया है दिल्ली वाले नेता को देख के, राष्ट्रवाद को देख के, हिंदुत्व को देख के, समाज को, धर्म को देख के, फलाना ठिकाना सारे मुद्दों को देख के वोट दिया है। अगर उसने कुछ मुद्दा नहीं देखा तो वो अपनी भलाई का, अपनी रोजगारी का, सुविधा का, उसने ये भी नहीं देखा कि जाति कौन सी है, कार्य कितना किया है। तो समाज में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अपनी जाति वाले को ही वोट देते हैं, ये आपने हर जगह देखा होगा और देखेंगे आप हमेशा। मगर बहुत सारे हिस्से ऐसे भी है समाज में जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है और सीधा वोट दे के आ जाते हैं। तो नुकसान में कौन रहता है? नुकसान में वो मिडिल क्लास रहता है जो बिना सोचे समझे वोट दे के आ गया। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी अपने नेता की, जब तुम्हें किसी काम की ज़रूरत होगी, जब तुम्हें किसी सुविधा की ज़रूरत होगी, तो वही नेता जिसे तुमने वोट दिया है वो सबसे पहले अपने समाज के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसे अपने समाज में रहना है, अपने समाज में नाम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है। तो वो नेता जिससे तुमने वोट दिया वो भले तुम्हारे वोट से जीता है, मगर वो सबसे पहले अपने समाज के लिए काम करेगा। और ये है विडंबना हमारे समाज की, भारतीय मिडिल क्लास समाज की, कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उसमें प्रतिनिधित्व बहुत ही खराब होता है। अगर मैं बात करूँ ये रिपोर्ट का, लोकसभा में इतने हमारे जो नेता है ये करोड़पति है, देख रहे आप। तो ये उस देश के पार्लियामेंट का हिसाब किताब है जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, समझे आप। तो ये है कुछ अंक गणित। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के जो मेजोरिटी है लोग, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंक गणित फलाना ठिकाना गया बाहर में। हमारे यहाँ लोग नेता के पिछलग्गू बन जाते हैं, नेता के, पार्टी के, भले ही कुछ ना किया हो, अपनी ज़िंदगी भले ही झंड हो, जेब में भले 4 पैसे ना हो, मगर नेता और पार्टी के लिए लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं, गाली गलौज, मार धार, जो भी कहो। इसका कोई तुरंत उपाय नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर हम देखें प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, तो संविधान जब बनाया गया था तो उसने यही बात सुनिश्चित की थी कि एक आम आदमी को कैसे पावर दी जाए। सारी पावर केवल लाठी और डंडे में ना रहे, सरकार में और पुलिस में ना रहे, इसलिए आम आदमी के पास भी पावर दी गई, और वो पावर थी वोट की पावर। मगर जब आप अपनी पावर को ही इस तरीके से एब्यूज़ करेंगे या फिर उसका गलत उपयोग करेंगे, उसे गलत दिशा में ले जाएंगे, तो फिर वो पावर नष्ट हो जाएगी। अगर आप सभी एक दिशा में अपनी पावर को खर्च करेंगे तभी कुछ परिणाम दिखेगा, वरना यहाँ वहाँ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे तो कोई परिणाम नहीं दिखेगा। तो जो संविधान की जो वोट देने की पावर हर किसी नागरिक को दी गई, वो इसीलिए है कि लोग अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधित्व को चुन सके। क्योंकि चलो मैं मान लूँ कि भाई देश में 2 वर्ग है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। अगर गरीब वर्ग समझदारी से वोट करे तो उसको भी सही सुविधाएं मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब वर्ग है वो बटा हुआ है, वो स्वार्थी हो चुका है, वो मतलबी हो चुका है। तो सारी सुविधाएं, सारे रिफॉर्म जो होते हैं मेजॉरिटी, वो होते हैं पूंजीपतियों के फेवर में। जो नेता होती है, जो पार्टियां होती है, सब कुछ होता है पूंजीपतियों के फेवर में, क्योंकि वहाँ से बड़ी बड़ी डोनेशन आती है, फंडिंग आती है, बड़े बड़े फेवर्स मिलते हैं। मगर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे पास है वो है वोट, मत देने की पावर, अपना वोट देने की पावर, ठीक है। अगर उसको तुम सही से यूज़ करो तो मेरा मानना है कि चीज़ें सही हो सकती है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं।
बाकी तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही कटेगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही नर्क में जाएगी, और क्या। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसी भी देश की, आसपास तुम किसी भी देश को देख लो, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका वगैरह, लोग बटे हुए रहते हैं, सभी जगह पे लोग बटे हुए रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि चीज़ें खराब से खराब होती जाती है। अगर मैं बात करूँ किसी डेवलप देश की, अगर मैं बात करूँ इवन रसिया के भी, तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो सोशलिस्ट सरकारें हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सुविधा, बिजली वगैरह सब कुछ बहुत कम कीमतों पे लोगों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे भी कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, मगर वहाँ पे लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी छोटे मोटे देश की, अगर मैं बात करूँ इवन चेक रिपब्लिक की भी, बहुत कम जनसंख्या है, मगर लोग समझदार है वहाँ पे, और इसीलिए लोगों को समझदारी से डील किया जाता है वहाँ पे। जबकि हमारे देश में लोगों को आइडिया ही नहीं कि वोट कैसे खर्च करना है। लोग जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ में भी वोट दे के आ जाते हैं। अगर कोई कुछ लालच भी दे दे, अगर कुछ भी मामला हो, लोग ऐसे ऐसे मामलों पे वोट देते हैं जिसका कोई सर पर कुछ भी नहीं होता। और सबसे घटिया तो मैं क्या ही कहूँ, इतनी बकवास चीज़ें होती है कि भाई जब वोट देना जाए तो लोग बेसिकली कुछ कह के ही वोट मांगते हैं। मगर पिछले कुछ सालों से जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से कहा जाता है कि विकल्प कहाँ है, और ये कह के लोगों से वोट निकलवाया जा रहा है। लोगों को डराया जा रहा है कि भाई पुराने वाले आ जाएंगे तो हमें बिठा के रखो। ये तो अजीब ही है, अब क्या ही कहूँ। तो ये है मिडिल क्लास की सिचुएशन। अगर बदलाव चाहिए तो सोच समझ के वोट दो बेटा, ठीक है। ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, देश का अपमान, सेना का अपमान, धर्म का अपमान, ये सब केवल कहने की राजनीति है। पहले अपना अपमान देख लो, अपनी ज़रूरतें देख लो, फिर बाकी सब सोच विचार कर लेना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अमीर लोगों की, पूंजीपति लोगों की, क्या कर रहे वो सीधा बोरिया बिस्तर बांध के विदेश भाग रहे वो लोग, ठीक है। कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई कहीं पे, कहीं ना कहीं लोग भाग रहे भारत छोड़ के। क्यों? क्या वो देशभक्त नहीं है? फर्क बस इतना है कि वो समझदार है, उन्हें पता है कि अपना अगर भला चाहिए तो निकल लो यहाँ से। मगर मिडिल क्लास को ये चीज़ समझ नहीं आती। मिडिल क्लास में भी कुछ समझदार लोग हैं जो विदेश भागने के चक्कर में है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि भाई मिडिल क्लास के लोग ना तो बदलने वाले और ना ही मिडिल क्लास में कोई सुधार आने वाला है। इसलिए मिडिल क्लास के लोग भी आजकल विदेश भाग रहे हैं। तो क्या वो देशभक्त नहीं है? है देशभक्त, मगर देशभक्ति और अपनी सुविधा दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो मिडिल क्लास के लोग विदेश जा भी रहे हैं, गलत नहीं है वो। सबसे पहले अपनी सुविधाएं होनी चाहिए, और विदेश जाके भी वो देश की सुविधा कर सकते हैं, देशभक्ति कर सकते हैं। विदेश से जो लोग पैसे भेजते हैं वो भी तो देशभक्ति का काम है। और मैं तो कहता हूँ कि जो देश में रहने वाले लोग हैं वो भी देशभक्त है, मगर देश में सुविधाएं, देश में जो प्रणाली है वो ऐसी है कि आप देश के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो, अगर आपको कोई स्टार्टअप करना हो, अगर आपको कोई लोन लेना हो, अगर आपको कोई कार्य करना हो, तो आपको 50 अड़चने आएगी बीच में, आपको ठीक से वो काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप कहीं रास्ते पे ठेला भी लगा ले तो आपसे हफ्ताखोरी होगी। तो देश में भी रह के भी देश के लिए काम करने वाले लोग बहुत है, मगर देश की संस्थाएं ऐसे बनाई गई है कि आप देश के लिए कुछ कर ना पाए। जो लोग विदेश जा रहे हैं वो तो विदेश से भी देश की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मगर देश में करने वाले भी लोग बहुत सारे, देशभक्ति देश में रह के करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मगर हमारे जो संस्थाएं हैं वो ऐसी बन चुकी है कि देश में रह के भी लोग कुछ नहीं कर पाते। उदाहरण के रूप से कोई व्यक्ति है जो ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है, वो क्या चाहेगा? मेरे लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, रोजगार की सुविधाएं हो, लेबर रिफॉर्म हो, काम में सुविधाएं हो। मगर देश के कानून ही ऐसे है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा ये सब। एक मिडिल क्लास आदमी, टैक्स देने वाला आदमी क्या चाहेगा कि भाई मुझे ठीक से नौकरी मिल जाए, ऑफिस आने जाने के लिए बस में कुर्सी मिल जाए, बाहर लटकना ना पड़े डिब्बे पे। मगर उसे कुछ नहीं मिलेगा।
उसे कभी भी गान पे लात मार के निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो एक देशभक्त नागरिक जो कि देश के लिए सेवा करना चाहता है, देश को टैक्स देना चाहता है, अपना मेहनत देना चाहता है, उसके साथ ये बर्ताव होता है हमारे देश में। अभी अग्निवीर की बात करो, मिलिट्री में जाने के लिए कितने युवा तैयार है? मिल रही है नौकरी? नहीं मिल रही। रेलवे में जाने के लिए कितने युवा तैयार है? क्या उन्हें नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन है कि भाई लोग काम करना चाहे भी तो करने नहीं दिया जा रहा। ये है। तो ये सब चीज़ें हैं, मिडिल क्लास को सीरियसली सोचना पड़ेगा, वरना भाई क्या है भाई, एक दिन निकल लो बोरिया बिस्तर बांध के विदेश में, और क्या। वैसे भी सरकार तो रोक नहीं रही, ठीक है। तो मेरी नज़र में वो लोग समझदार है जो कि अपनी लाइफ बढ़िया कर रहे हैं बाहर जाके, विदेश में जाके। ऐसे कितने लोग हैं जो आसपास के भी देश में जा रहे हैं, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई फिलीपाइंस जा रहा है। तो मेरा मानना बस इतना है कि देखो, चीज़ों को बदलने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और मैं यहाँ 5-1 साल की बात नहीं कर रहा, 10-1 साल की भी बात नहीं कर रहा। चीज़ों को बदलने में लंबा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ ऊपर से नीचे तक कोई नहीं है जो तुम्हारी लिए रिफॉर्म कर सके। ये है बात। मिडिल क्लास को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और इसीलिए या तो अपनी खुद की सुविधा देख लो, या तो फिर जो है उसे देखते रहो, और क्या। पिछली बार सरकार के मंत्री कह रहे थे कि भारत में बहुत ज़्यादा कार बिकी है, कार, मगर ये नहीं कहेंगे कि हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गटर में गया है, इसलिए लोगों को कार लेनी पड़ती है। अगर बसों में ठीक से ट्रांसपोर्ट हो पाता तो लोगों को कार नहीं लेनी पड़ती, मगर हमारे नेता ये नहीं कहेंगे आपको। अब इमेजिन करके देखो कि एक आदमी अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ क्या इस बस के बाहर लटकेगा? तो इमेजिन करके देखो, उसके लिए आना जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो नेता है वो कुछ इस नियम का पालन करते हैं कि आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। नेता यही करते हैं कि भाई आदमी जितना गरीब रहेगा, आदमी जितना कुचला जाएगा, वो उतना ही सहन करेगा और उतना ही हमारा फ़ायदा रहेगा। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई कब तक ये प्रॉब्लम देखनी है तुम्हें। तो इसी के साथ मैं इस ऑडियो को एंड करता हूँ। मेरा मानना है कि मेरे पास अभी इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय तो तुम लोगों के पास ही है कि भाई तुम सही से वोट करो। मैं भी अपना वोट सही से करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये उम्मीदवार सही है, ये काम करता है समाज के लिए। कभी कम से कम देखो तो सही कि कौन खड़ा है मतदान लेने के लिए, फिर उसका इतिहास खंगालो, कोई काम कर भी रहा है कि नहीं, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, देखो फिर, ठीक है। तो यह है मेरा मैसेज तुम्हारे लिए। जो भी कमेंट वगैरह हो नीचे कमेंट करके बताओ। सो इट इज़ मी साइनिंग ऑफ।